वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मैन टू मैन। कहानी की शुरुआत में एक बुरे आदमी को दिखाते हैं जो एक स्कूल बस में एक बच्चे को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी पार्क नाम का एक मिलिट्री मैन स्नैपर गन के साथ उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बार बार हिल रहा होता है इसकी वजह से निशाना साधने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो भागकर बस के नजदीक जाकर उसके सर पे सीधा गोली मारकर उस लड़की को बचा लेता है और बाकी के मिलिट्री वाले उसको देखते रह जाते हैं। इसके बाद इंटरोगेशन रूम में एक ऑफिसर पार्क से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और इन सब का जवाब पार्क गलत गलत देता है। दोस्तों, वो अपनी उम्र 409 साल बताता है और कहता है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हाँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों, ऑफिसर पार्क की बातों को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे टेस्ट करते हैं। उन्हें ये तो पता है कि पार्क झूठ बोल रहा है, मगर वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता है कि लाई डिटेक्टर उसे सच मान लेता है। इससे ऑफिसर समझ जाते हैं कि पार्क बहुत ही पहुंची हुई चीज है। वो कहते हैं कि साउथ कोरिया में 3 टाइप के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। व्हाइट, जो पब्लिकली अपने रियल नेम के साथ ऑपरेट करते हैं। ब्लैक, जो गुमनाम होकर बिना किसी नाम के रहते हैं। और फिर आते हैं घोस्ट एजेंट, जो कि फेक आइडेंटिटीज के साथ बड़ी ही चालाकी से काम करते हैं। मैं तुम्हें इंटरनेशनली घोस्ट एजेंट की तरह काम करवाना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करना। वो भी कह देता है कि अरे आप बेफिक्र रहिए जनाब, मैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, आप दूसरों की बात कर रहे हो। अब अगले सीन में पार्क का नाम और पहचान बदलकर कभी इटली तो कभी जर्मनी में मिशन पे भेज दिया जाता है उसको। अगले मिशन में दोस्तों उसे 65 साल के लिबर्ट, जो कि जीबी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है, उसकी जानकारी निकालने के लिए भेजा जाता है। और उस तक पहुंचने के लिए पार्क लिबर्ट की बेटी अना तक पहले पहुंचता है, जो कि सिर्फ 21 साल की है और वो अभी पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में। उससे पार्क उसका प्रोफेसर बनकर मिलता है और पहली मुलाकात में वो अना को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आती है। जिसके बाद अना के डैड समझ जाते हैं कि पार्क कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्क को जेल में भिजवा देता है दोस्तों, जहाँ पहले से रहने वाले कुछ रशियन सोल्जर्स कैदी उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी फाइटिंग स्किल्स के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसके बाद दोस्तों वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद ये जेल से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद पार्क कहता है कि जो भी ये अंडरकवर मिशन होते हैं, इसमें काम करने से ज्यादा ये मैटर करता है कि हमने काम को खत्म किस तरीके से किया है। औरतों की सिंपैथी बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा काम की चीज होती है, पता है। लेकिन अगर उसी औरत को उसके लवर से धोखा मिल जाए तो उसका गुस्सा टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए मुझे अना की लाइफ से इस तरह निकलना होगा कि वो कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, वो एक दिन अना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अभी अना रोड के उस पार होती है और पार्क दूसरी साइड पर अपनी कार में होता है। वहीं पर वो उसकी आंखों के सामने अपनी कार को ब्लास्ट करवा देता है दोस्तों, जिससे बेचारी अना को लगता है कि पार्क मर चुका है, मगर वो तो बच निकला था। दरअसल ये उसकी चाल होती है अना से पीछा छुड़ाने की। इसके बाद दोस्तों हमें स्कॉर्पियो नाम के एक सुपर विलन को दिखाया जाता है, जो कि शहर में तबाही मचा रहा होता है, मगर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो तो अपने सुपर पावर से सभी को उठा के दूर फेंक रहा होता है और यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आग वगैरह लगवा देता है। ओहो, फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हॉलीवुड की एक सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर है। और इस फिल्म में कोरिया के मूवी स्टार जेम्स को कास्ट किया गया है, जो कि पहला कोरियन स्टार है हॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म में काम करने वाला। इसलिए कोरिया की पब्लिक में उसका काफी क्रेज होता है और जेम्स अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने मैनेजर बेला को देता है दोस्तों, जिससे बेला खुशी के मारे फूली नहीं समाती और वो सबकी नजरों में छिपकर डांस करने लग जाती है, क्योंकि उसको इतनी खुशी जो होती है। अगली सुबह की बात है, जेम्स को उसका पीए जगाने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि आज उनकी एक फिल्म की शूटिंग है और अगर जेम्स टाइम पे नहीं उठा तो उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। काफी मिन्नतें करने के बाद जनाब जेम्स उठ जाते हैं दोस्तों और फिर उनके सामने ब्रेकफास्ट लाया जाता है। और जब जेम्स को पता चलता है कि उसकी फेवरेट जोंग्रो कॉफी सीधा जोंग्रो नाम की जगह से नहीं बल्कि उसकी लोकल ब्रांच से लाई गई है, तो वो बड़ा नाराज हो जाता है और जिद बैठ जाता है कि नहीं, मुझे तो जोंग्रो से लाई गई कॉफी ही चाहिए। पीए बताता है कि सर आज इसी कॉफी से काम चला लीजिए, कल मैं आपके लिए वहाँ से कॉफी मंगवा दूंगा। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता दोस्तों। वो तो कह देता है अपने पीए को, देखो मैं बिना कॉफी के ब्रेकफास्ट करूंगा ही नहीं, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा और शूटिंग के दौरान अगर मैं गिर गया तो मुझे कहीं चोट आ जाएगी और शूटिंग को और डिले होगा, देख लो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मेरी फेवरेट कॉफी ला कर दे ही दो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, चलेगा। इन्हीं सब चक्कर में दोस्तों इन्हें शूटिंग में पहुंचने में बड़ी लेट हो जाती है और वहां जाने के बाद जेम्स सारा ब्लेम अपने पीए पर ये कहकर डाल देता है कि ये शहर में नया आया है तो ये खो गया था, इसलिए लेट हो गई। बताओ यार, क्या बहाना दे रहा है ये। दोस्तों इससे पीए भी सोच लेता है कि भाई क्या अजीब आदमी है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं। आगे जेम्स एक
दमदार फाइटिंग सीन को शूट करता है। दूसरी तरफ हमें एक सैम नाम का एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है दोस्तों। एक्चुअली सैम के डैड पॉलिटिशियन थे जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। साथ ही सैम ने अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया होता है और इसी वजह से मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं। इसी बीच वहाँ पर सैम की वाइफ टेजा भी आ जाती है जो कि मिस कोरिया रह चुकी है दोस्तों। उसे अच्छे से पता है कि मीडिया वालों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आते ही सैम के गले लग जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कि सुनो, जब हमारा बेटा आए तो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस प्यार से गोद में उठा लेना। और दोस्तों सैम बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे पब्लिक में उसकी एक बहुत ही बढ़िया इमेज बन जाती है। अब रात की बात है, वो एक ओल्ड पॉलिटिशियन को अपने घर पे चाय पे बुलाता है। रात को चाय पे कोई बात नहीं, और उनसे अपनी मर्जी से इलेक्शन से हट जाने को कह देता है क्योंकि अब सैम इलेक्शन लड़ने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। मगर वो पॉलिटिशियन तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। तब सैम दोस्तों उन्हें क्या देता है पता होगा आपको, नोटों से भरा एक ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है और कहता है कि अभी तो पैसों का लालच दे रहा हूँ, अगर आप नहीं माने तो मैं आपकी बेटी की जान भी ले सकता हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा आपके लिए। और मुझे अच्छे से पता है कि वो कहाँ भी रहती है आपकी बेटी, समझ गए, उसका किसके साथ उठना बैठना है, सारी डिटेल्स मुझे पता है। क्या था दोस्तों, बेटी के चक्कर में पॉलिटिशियन डर कर उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेता है। तब वो कहता है कि अरे कैसे हो आप, आपको इतना नहीं पता कि आजकल घूस लेते वक्त लोग वीडियो बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों उसने पहले से एक हिडन कैमरा लगा के रखा हुआ था। अब वो उसी वीडियो को दिखाकर पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करता है और बिना पैसे दिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक देता है। बताओ, पैसे भी गए, इलेक्शन भी गया। इसके बाद सीन वापस से पार्क पर शिफ्ट होता है दोस्तों। अरे पार्क को भूल तो नहीं गए आप, वो एक पार्क में होता है जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल ब्लैक लैश ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और अपना टैटू दिखाती है। उसमें 0906 नंबर को पार्क नोटिस कर लेता है। फिर जब वो ड्रिंक करने के लिए अपनी बोतल उठाता है तो भी उसमें वो सेम नंबर दिखाई देता है दोस्तों। इतना ही नहीं, उसके होटल रूम के विंडो ग्लास पे भी 0906 लिखा हुआ होता है। इसी बीच वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक आदमी आता है जो कि NIS का एक एजेंट था। वो यहाँ पार्क को उसका अगला मिशन देने के लाया होता है। वो उसे एक टैब देते हुए कहता है कि सुनो, हमारा एजेंट यून कहीं गायब हो गया है। उसने लास्ट मैसेज में लिखा था कंटेनर 8675 टू इंशोन अक्टूबर 4th 10 वुड कार्विंग। हमने उस कंटेनर की तलाश की और हमें पता चला है कि फर्स्ट वुड कार्विंग रशियन चेयरमैन विक्टर के घर पर है, मगर उसके घर की लोकेशन किसी को नहीं पता। इधर दोस्तों जेम्स की बड़ी रोमांटिक शूटिंग चल रही होती है। किचन का सीन होता है। जेम्स एक ऑफिसर है यहाँ पर जो अभी अभी घर पर आया है और अपनी वाइफ को किस करता है, पर जेम्स दोस्तों उसे सच में किस करने के बजाय बस नाटक करता है। और फिर जब उसे सच में किस करने को कहा जाता है ना, तो वो अपना बॉडी डबल यूज करने को कहता है, जिससे शूटिंग क्रू को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ यार, किस भी नहीं कर पा रहा है जबकि इसके लिए सभी तरसते हैं। और इसने सारे फाइटिंग सीन खुद किए हैं, लेकिन अब किसी की बात आ रही है तो बॉडी डबल की बात कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेम्स बताता है कि एक्चुअली मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। इससे एक्ट्रेस को भी बड़ा अजीब लगता है। वो शूटिंग के बाद अकेले में जेम्स से मिलती है और कहती है, मैं समझ गई आपने मुझे किस क्यों नहीं किया, दरअसल आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं मुझे लगता है। और तभी अचानक से जेम्स उसे किस कर लेता है दोस्तों और कहता है मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन किस करने पे परहेज करता हूँ, ऑफ स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद वो अपने आगे का कार्यक्रम करने के लिए एक्ट्रेस को अपनी कार में लेकर जाता है जहाँ काफी रोमांटिक माहौल बन चुका होता है। बात आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी जेम्स को उसकी मैनेजर बेला का कॉल आ जाता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो भी कह देता है कि मैं तो डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो भी कह देती है ठीक है अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। मगर दोस्तों अचानक जेम्स को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। तभी उनकी कार हवा में उठने लग जाती है। अरे कौन उठा रहा है इसको? अरे इसको तो मैनेजर बेला एक क्रेन की मदद से उठा रही होती है। फिर वो कहती है कि ये है आपके डायरेक्टर हैंक, वाह इन्होंने तो कुछ ही घंटों में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। जेम्स मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और तब वो एक्ट्रेस पूछती है कि अरे ये मैनेजर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहता है नहीं, वो मैनेजर बनने से पहले मेरी फैन थी, इसलिए वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों अब इन दोनों को बुरी तरह से डराने के बाद बेला जेम्स को अपनी कार में बड़ी तेज स्पीड में लेकर जा रही होती है। इतनी तेज स्पीड में जेम्स को डर लग जाता है बहुत ज्यादा। पर जब तक वो सच कबूल नहीं करता कि हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, तब तक दोस्तों बेला गाड़ी नहीं रोकती और आखिर में वो बस इतना ही कहती है, तुम जैसे बड़े स्टार को डेटिंग करने का कोई हक नहीं है। हम जैसे फैंस का प्यार तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, तुम्हें औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लगता है दोस्तों बेला के अपने ही अलग विचार हैं। इसके बाद एक बंदा जेम्स को चेयरमैन विक्टर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है, जिसमें पहले तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, पर जब उसे पता चलता है कि वो फोर्ब्स के 30 रिचेस्ट मैन अलाइव के अंडर आता है, यानी वो बेहद अमीर है
और उसके नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी में पैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो जेम्स तुरंत मान जाता है। और दोस्तों, इनकी इस मीटिंग में पार्क नजर रखे हुए था। वो एक कैमरा से जेम्स की फोटो भी क्लिक कर देता है और ये चीज बेला नोटिस कर लेती है। वो आकर पार्क को खूब सुनाती है कि माना कि जेम्स एक स्टार है और तुम पेपराजी हो, मगर ऐसे ही तुम कहीं भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर सकते। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। तो वो पार्क से उसका कैमरा छीनकर सारे फोटोज डिलीट कर देती है। इस दौरान दोस्तों वो कैमरा में अपनी भी कुछ फोटोज देखकर पूछती है कि ओ, मेरी फोटो क्यों खींच के रखी है तुमने? तो वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अरे आप इतने खूबसूरत जो हैं। तो दोस्तों बेला भी अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि उसे पार्क बड़ा अजीब लग रहा था। क्या पता कल वो कोई क्राइम कर दे तो पुलिस को दिखाने के लिए फोटो तो होनी चाहिए। मगर बेला की फ्रेंड उससे कहती है कि अरे यार, ये बंदा कितना हैंडसम और चार्मिंग है, इसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया और तुमने उसे डांट दिया। अरे तुम्हें तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब अगले दिन दोस्तों पार्क ना शूटिंग लोकेशन पे आता है और वहाँ मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए उनकी चीजों पे हाथ साफ करता है। ये चीज बेला काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसे सबके सामने कॉल आउट करती है। तब वो कहता है कि देखा आपने इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कितनी बेकार रखी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है इनको तो। एंड दोस्तों इस चीज से जेम्स काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। पर अगले दिन जेम्स जागने में फिर ड्रामा करता है। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक और मिल जाता है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो अपने पीए पर भड़क जाता है कि क्या है ये। वो उसे मारता भी है दोस्तों। पर क्या है ना, ये चीजें पार्क से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि आपको सेफली और टाइम से शूटिंग पे पहुंचना है ना, तो चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। दोस्तों वो जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर दौड़ते हुए उसे पास के मेट्रो स्टेशन पे लेकर जाता है और फिर यहाँ से उसे मेट्रो से शूटिंग लोकेशन पे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जेम्स को उस पर बड़ा गुस्सा होता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मुझे पहचान लेंगे तो। मगर दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब इससे जेम्स को थोड़ा इंसल्ट फील होती है यहाँ पर। तो देखिए वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पार्क पे चिल्लाने लग जाता है और इस वजह से पब्लिक उसको पहचान लेती है और उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने आती है, जिससे जेम्स बड़ा खुश हो जाता है। आखिर एक स्टार को और चाहिए क्या। लेकिन जब बेला शूटिंग लोकेशन पे पहुंचती है तो पार्क को बहुत झाड़ती है कि तुम जेम्स को ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें पता भी है कि पब्लिक एरिया में क्या क्या हो सकता है, उन्हें कुछ हो जाता तो। अब दोस्तों बेला को तो लगता है कि जेम्स भी काफी गुस्से में होगा पार्क के इस बिहेवियर को देखकर, मगर वो तो पार्क की खातिरदारी करने में बिजी होता है। दरअसल जब मेट्रो में लोगों ने जेम्स के साथ सेल्फीज पोस्ट की तो वो ट्रेंड करने लगा। वैसे ट्रेंडिंग में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, काफी पीआर करवानी पड़ती है, मगर यहाँ तो देखिए फ्री में ट्रेंड करने लग गया वो। किसकी वजह से? पार्क की वजह से। और इसी खुशी में जेम्स आज जी भर के चिकन खाना चाहता है, मगर बेला मना करते हुए कहती है कि नहीं, अभी आपकी डाइटिंग चल रही है, अभी ये सब नहीं मिल सकता आपको। इसलिए जेम्स रात में चुपके से चिकन खाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो खाने वाला होता है वहाँ पर बेला आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे डर कर वो हाथों से ड्रमस्टिक लेकर भागने लगता है। दोनों खाली रोड में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसके बाद पार्क जेम्स का हाथ पकड़कर एक पतली सी गली में खींच लेता है। दरअसल वो जेम्स को बेला से बचाने ही आया था, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम ही तो यही होता है। अब उसके सामने जेम्स तो बच्चों की तरह मुंह बनाता है और कहता है कि प्लीज एक बाइट खाने दो ना। पार्क मान जाता है, मगर जेम्स इतना बड़ा मुंह खोलता है जैसे वो एक ही बाइट में पूरा ड्रमस्टिक खा लेगा, इसलिए वो उसको रोकता है कि तभी बेला भी दोस्तों इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। बस जेम्स की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, भाई कैसी मैनेजर रखी हुई है इतनी खतरनाक। पर तभी वो नोटिस करता है कि भागने की वजह से बेला के पैरों में मोच आ गई है, इसलिए दोस्तों वो माफी मांगता है कि अरे मेरी वजह से क्या हो गया, और फिर वो अपने कंधे पर उठाकर उसको घर लेकर जाता है। बेला तो यहाँ पिघल जाती है पूरी तरह। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग्रेसमैन किम भी वुड कार्विंग के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। वो अपने एक एजेंट को उसे ढूंढने का काम सौंपता है। वहीं सैम को किसी तरह पता चल जाता है कि उसकी वाइफ टीजा जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अभी भी उसे पसंद करती है। वो उसकी फिल्म्स को कई बार देखा करती है दोस्तों, जिससे सैम को बड़ा जेलसी फील होता है और वो अपने एक आदमी को जेम्स का काम तमाम करने का जिम्मा सौंपता है। अगले दिन पार्क की नजर एक अनजान लड़के पर पड़ती है, जो कि जेम्स की कार के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा होता है। जेम्स उसी कार में बैठ जाता है क्योंकि आज उसने इसी कार से एक्शन करना था। पर यहाँ पार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उसके पास तो जाना चाहता है, मगर बेला उसे अपनी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। तभी जेम्स वॉकी टॉकी से बताता है कि मेरी कार का हैंडल और ब्रेक दोनों काम नहीं कर रहा। एंड ये सुनते ही पार्क पास में रखी पुलिस की कार से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में बेला भी उसकी कार में बैठ जाती है। जेम्स को तो लगता है कि मौत मेरी बहुत ही नजदीक है। वो कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर आगे तो रोड ही खत्म होने वाली है। पार्क अपनी कार को आगे लेकर जाकर रोकता है, जिससे जेम्स की कार उसकी कार से टकरा जाती है।
और वो बेहोश हो चुका होता है। मगर पार्क की कार एकदम किनारे पहुंचती है। अगर थोड़ा सा भी कार और आगे बढ़ती दोस्तों, बस गया था खाई में। पर थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। फिर पार्क अपनी कार के सामने वाले शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है और जाकर सीधे जेम्स की नर्व चेक करता है। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। जेम्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ टेंशन की वजह से बेला को चक्कर आ जाते हैं। तब पार्क उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है कि सब सही हो जाएगा। फिर दोस्तों उसको भी पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूसरी ओर जब सैम को जेम्स के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ टीजा से कहता है कि देखो, अगली फिल्म में तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी जेम्स को ही कास्ट करने वाली थी ना, तो अब तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम क्या करोगी बताओ। इस पे टीजा कहती है कि अरे हम किसी दूसरे टॉप एक्टर को हायर करेंगे और क्या। दोस्तों यहाँ वो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है, मगर अकेले में वो जेम्स के टीम मेंबर को कॉल करके उसका पूरा हालचाल पूछती है कि वो कैसा है। एंड वहीं हॉस्पिटल में जेम्स को अपने पास्ट का सपना आता है जब उसका ऐसे ही एक कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसे न्यूज से पता चला था कि टीजा ने सैम के साथ एंगेजमेंट कर ली, जिससे दोस्तों उस समय जेम्स का दिल टूट गया था। उसने टीजा को कॉल भी किया, पर वो सैम से शादी करके जेम्स के साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार बैठी थी। और अब प्रेजेंट में रिकवर होने के बाद जेम्स जब घर आता है तो वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी तो मेरा जिंदा रहना है, तभी बाकी का काम कर पाऊंगा ना। फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि देखो, मुझे अब पार्क हमेशा अपने साथ चाहिए, उसे ठीक वैसे ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो। हालांकि दोस्तों जेम्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मगर जैसे उसकी टीम वाले उसे काम शुरू करने को कहते हैं तो वो सर चक्कर आने का बहाना करके सोने चला जाता है। और जब डायरेक्टर भी उसे काम पे चलने को कहता है तो वो कह देता है कि अरे अभी मुझे कुछ महीने और रेस्ट करना है, प्लीज आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, वरना कोई और एक्टर देख लीजिए। फिर दोस्तों पार्क को पता चलता है कि काम न करने के चक्कर में जेम्स रशिया से जो इनविटेशन आया था वहां जाने के लिए भी कैंसिल कर रहा है। तो पार्क परेशान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जेम्स के चक्कर में ही वो रशिया जा पाने वाला था। अब NIS का एक ऑफिसर टीजा का फ्रेंड होता है, तो वो उसे बता देता है कि जेम्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। हमने उस लड़के की जांच भी की जिसने जेम्स की कार के साथ छेड़छाड़ किया था, पर कुछ पता नहीं चल पाया। वो लड़का भी घोस्ट एजेंट की तरह जैसे कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों पार्क को दिखाते हैं, वो जेम्स को थोड़ा समझाता बुझाता है और उसकी बात मानकर वो रशिया जाने को तैयार होता है। अगले सीन में ये रशिया में होते हैं। पार्टी में जाने के लिए बेला बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है, व्हाइट वाली। इसको देखकर पार्क उसको देखता रह जाता है। जेम्स भी बेला की काफी तारीफ करता है और फिर ये तीनों विक्टर की भेजी हुई कार में बैठकर उसके महल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर ही इनका फोन जमा कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, मगर फिर भी पार्क अपने नेक पे एक छोटा सा हिडन कैमरा अंदर लेकर जाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से NIS ऑफिसर भी पार्टी में जो हो रहा था वो सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ वैसे कई सारे गेस्ट आए होते हैं, इनमें टीजा और उसका हस्बैंड सैम भी होते हैं। इसी वजह से दोस्तों जेम्स थोड़ा अपसेट हो जाता है टीजा को देखकर। कुछ देर में चेयरमैन विक्टर भी पार्टी में आ जाता है। वो जेम्स से काफी अच्छे से मिलता है क्योंकि वो जेम्स का बड़ा फैन था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पार्क को अपनी प्लानिंग याद आ जाती है। बर्थडे सॉन्ग 4 मिनट का होने वाला है और इन 4 मिनट तक लाइट्स ऑफ रहने वाली है। एंड इसी दौरान पार्क को विक्टर के सीक्रेट रूम से वुड कार्विंग चोरी करनी है। पर दोस्तों इससे पहले विक्टर जेम्स को अपना सीक्रेट रूम दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जेम्स से रिलेटेड चीजें उसने रखी हुई है। मगर जेम्स अकेले वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं, वो मेरे साथ रहेगा और वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा सोलमेट है, इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपको प्लीज मेरे साथ इसको भी अंदर जाने की परमिशन देनी होगी। विक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है दोस्तों। फिर वो अपने कुछ आदमियों जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ पर पार्क की नजर लकड़ी की एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है और तभी लाइट्स भी कट, जिसके बाद सभी घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। ओहो, सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म दोस्तों। तो कैसा लगा आपको पार्ट 1 कमेंट में बताइए और वीडियो में लाइक कर दीजिए। कमेंट्स करके भी बताइए, शेयर करके भी बताइए कि आपको अगले पार्ट की कितनी जरूरत है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए अगला पार्ट लाएंगे कि नहीं। वैसे लाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तभी हम इस पे काम कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।